साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। और हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के फॉर्म पहले डले थे और अभी 14 तारीख से फिर से डलना स्टार्ट होने हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 5 मार्च है कि 5 मार्च को हमारा पेपर है। हमें 5 मार्च के पहले इस तरीके से तैयारी करना है कि हमारा जो स्कोर है वो 140 के प्लस हो। इस बात को टारगेट बनाते हुए आज हम सबसे पहले जानते हैं कि जो पेपर है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर के पैटर्न में जो वर्ग 3 का पेपर पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लिया उसका लेवल क्या रहा और उस पेपर में कौन से प्रश्न पूछे गए, उससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए। इस बात को लेकर के आज हम हल करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का 2012 का पुराना पेपर और उसको आधार बना करके हम आगे की कुछ तैयारी करेंगे और जो नए सिलेबस में परिवर्तन आया है उसको भी जोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये पेपर काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देने वाला है और आपको कहीं ना कहीं 2 से 4 अंकों का फायदा देने वाला है। तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको लंबे समय तक यदि तैयारी करनी है, अच्छे कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। आज हम हल करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2012 का पुराना पेपर। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हल करते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पुराना पेपर सन 2012 में जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, बुद्धि का जो एकल कारक सिद्धांत या एक तत्व का जो सिद्धांत था वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। इसकी आंसर शीट में थॉर्नडाइक बताया गया है, लेकिन जो गलत आंसर है इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने और थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुतत्व का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं या दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोनों। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो तनाव रहित भी होते हैं और सामाजिक व मित्रवत भी रहते हैं। दोस्तों, जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं या जिसे बहुयुग्म द्वारा चुना जाए। तो इसका राइट आंसर है जिसे बहुयुग्म द्वारा चुना जाए वह समाज मितीय विधि में वह सुपरस्टार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है कि जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संप परीक्षण कब बनाया गया। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है हमारा 1910 में जुंग के द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व आकलन के लिए संप परीक्षण तैयार किया गया। जो हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति में से भिन्नता जिसमें वह कद, वजन, त्वचा का रंग का, आंखों का, बालों का रंग, पैर आदि दूसरे से अलग होते हैं। मतलब एक व्यक्ति है जिसमें उसका कद, उसका वजन, उसकी त्वचा, रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग और पैर आदि एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो 5वें का राइट आंसर है ये आता है हमारा शारीरिक भेद के अंतर्गत, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बाह्य तौर पर दिखती हैं और जो हमारा शारीरिक भेद को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इनमें से कौन सा शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं होता। तो परिवार की गरीबी या सामाजिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण या परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण या परिवार का व्यवसाय। दोस्तों, जो शैक्षणिक पिछड़ापन होता है उसमें परिवार के व्यवसाय का विशेष असर नहीं पड़ता, क्योंकि यदि परिवार की स्थिति सामाजिक या आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बालक के इसकी शिक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बच्चे को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए। और विद्यालय का यदि खराब शैक्षणिक वातावरण है तो इससे भी बच्चे की शैक्षणिक पिछड़ेपन पर असर पड़ेगा। परिवार का यदि खराब भावनात्मक वातावरण है, मतलब परिवार में प्रतिदिन सही तरीके से बच्चे को वो माहौल नहीं मिलता जिसमें उसको पढ़ना चाहिए, तो भी उसका शैक्षणिक पिछड़ापन या वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि परिवार का जो व्यवसाय है वह शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षणिक कमी दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका लास्ट सही आंसर है पिछड़ा बालक, क्योंकि कालानुक्रमिक आयु कहलाती है उसके सम उम्र की आयु के बच्चे। मतलब एक 12 साल का बच्चा है, उसके साथ एक 12 साल का दूसरा समाज का बच्चा है, यदि वह बालक उस दूसरे बच्चे की तुलना में कम शैक्षिकता प्रदर्शित करता है तो उस बालक को पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके
स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित कर सके। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, और इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा। क्योंकि अभिप्रेरणा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति स्वयं मोटिवेट होकर के खुद के कार्य को करता है, अपने आप को पहचानता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है, उनको विकसित करता है और फिर वातावरण के अनुसार उनको समायोजित करता है और उसके हिसाब से अपना विकास करता है। दोस्तों ये पुराना पेपर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं क्वालिटी कंटेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक क्षमताओं में से वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, इसका राइट आंसर है अधिगम। कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, मतलब जो हम रेगुलर कंटिन्यू अभ्यास करते हैं उसका जो परिवर्तन होता है, जो हमारी व्यवहारिक क्षमताओं में स्थायी रूप से आ जाता है, तो वो कहलाता है हमारा अधिगम या लर्निंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है सिफेलोकैडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो है सिर से पैर की ओर। दोस्तों आपको बता दूं कि जो विकास होता है बालक का, दो तरीके का विकास होता है। एक को बोलते हैं सिफेलोकैडल और इसी का एक पर्याय होता है प्रॉक्सिमा डिस्टल। सिफेलोकैडल जो होता है वो होता है सिर से पैर की ओर, मतलब बालक के पहले सिर का विकास होगा, फिर सिर के विकास के साथ वह पैर की ओर उसका विकास होगा। और जो होता है हमारा प्रॉक्सिमा डिस्टल में क्या होता है? पास से दूर की ओर, मतलब पहले बच्चे के केंद्रीय अंगों का विकास होगा, इसके बाद दूर के अंगों का विकास होगा। इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? दोस्तों गर्भाधान से लेकर के जन्म तक जो बालक की अवधि होती है उसको कहा जाता है प्रसव पूर्व काल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि जब बच्चा गर्भाधान होता है, गर्भाधान से लेकर के जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता, इतने समय तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है और इसको कहते हैं प्रसव पूर्व काल। इसके बाद होता है हमारा शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद फिर आती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, उसके बाद आती है वयस्कावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जैसा कि सबको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें पूछा गया है तो यह वह अवस्था कौन सी है जिसमें बालक अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से वह उसको समझने लगता है और उनके प्रयासों से उसका विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्योंकि बालक संज्ञानात्मक विकास जो उसका होता है और बाहर दुनिया से जब वो समायोजन करने लगता है तो उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अगला हमारा प्रश्न है, हरमन रोसा जो थे दोस्तों, इन्होंने हरमन रोसा जो ये व्यक्तित्व परीक्षण का एक टेस्ट था, हरमन रोसा परीक्षण। तो रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया? दोस्तों तो जो इसका जैसा कि नाम है रोसा इंक ब्लॉक, वैसे ही तो इनके नाम पर ही रखा गया था, इनका नाम था हरमन रोसा। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों बहुकारक बुद्धि के जो प्रतिपादक थे, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि बहुकारक जो बुद्धि का सिद्धांत था वो दिया था थर्स्टन ने, और एक बहुबुद्धि सिद्धांत था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, ये वाला जो स्टेटमेंट किस राइटर का है या किसने दिया? तो जैसा कि हमें पता है मनोविज्ञान में बुद्धि की क्षमता जो कि हमें वातावरण से समायोजित करना सिखाता है। दोस्तों समायोजन जो एडजस्टमेंट शब्द है ये जीन पियाजे के सिद्धांतों में देखने को मिलता है, और जो ये वाला तथ्य है ये भी जीन पियाजे ने दिया, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए थे, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत आता है वो हमारा जो मेन, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि थॉर्नडाइक ने ना तो व्यवहारात्मक सिद्धांत दिए, ना ही संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए,
और ना ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था फ्राइड ने, संज्ञानात्मक दिया था जीन पियाजे ने, और व्यवहारात्मक सिद्धांत दिया था जो हमारा स्किनर ने। और इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब हमें बताना है कि भाषा का वह घटक कौन सा है जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। तो वह जो नियम है वह है, इनमें से कोई नहीं, ना तो व्याकरण है, ना अर्थ विज्ञान है, ना स्वर विज्ञान है। जो कि ऐसा आंसर सीट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो पीवी के द्वारा पेपर लिया गया था उस समय, और उसने जो आंसर शीट दी थी उसके हिसाब से इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। बाकी यदि आप लोगों को इसमें कोई आंसर गलत समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें रिसर्च करें और इसको ठीक करा सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि हम किससे झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। दोस्तों इसका जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहूँगा, वो हमारा अगला क्वेश्चन निकल गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27 के बाद 28वां, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य एवं सादृश्य वृद्धि को नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। दोस्तों 2012 का पेपर है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, और इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है। इससे थोड़ा सा ही बढ़कर के लेवल आएगा, बाकी ज़्यादा कठिन पेपर आने वाला है नहीं। इसलिए हमारा जो CDP का टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 30 में से 30 होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। हमें बताना है कौन सी विशेषता है जो भावनात्मक विकास से नहीं जुड़ी है। भावनात्मक शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी हुई नहीं है। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। भावना का तीव्र रूप से बचपन में देखा जाता है। भावना शरीर के विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो दोस्तों इसका हमें जो राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है आपका डी, कि भावनात्मक जो विकास होता है वो शरीर के विकास से जुड़ा हुआ नहीं होता। शरीर का विकास एक अलग दिशा में होता है जिसको बोलते हैं वृद्धि, और भावनात्मक जो विकास होता है उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। तो सॉरी दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिवृद्धि शारीरिक विकास को, भावनात्मक विकास को बोलते हैं विकास। तो भावनात्मक विकास जो है हमारा वो विकास का हिस्सा है, ना कि अभिवृद्धि का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। इसका जो सही आंसर है हमारा कि शिशु का सामाजिक विकास काहे पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बिल्कुल बच्चों के दिखाए गए प्यार और स्नेह पर, ये भी बिल्कुल सही है। और वह सीमा जहां बालक दूसरों के ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, इन सारी चीज़ों का असर उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमने दोस्तों 30 के 30 प्रश्न हल किए जो कि बाल विकास से जुड़े हुए थे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वर्ग 3 में हिंदी किस तरीके की पूछी जाती है, उस पर हम लेकर के आएंगे और पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो पेश पेपर में आए थे आपको अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको लंबी तैयारी कराने वाले हैं, क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं और हर वो टॉपिक हल कराने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जो आपकी वर्ग 3 की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।